गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फ्रेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी क्रियांशी रहती है वो जाती है वहाँ पर ओपन सेरेमनी में क्रिकेट की, और वहाँ पे स्टेडियम पे वो डांस परफॉर्मेंस करती है। तब उसे एलिसन के बारे में पता चलता है, और एलिसन एक वहाँ की टॉप बैट्समैन रहती है और जो बहुत अच्छे से बैटिंग वगैरह कर रही रहती है, और उसे काफ़ी अच्छे ज़्यादा रन बना लिए रहते हैं। 320 रन्स बनाए रहते हैं 5 विकेट्स में ऑस्ट्रेलिया ने। और बाकी अब इंडिया की बैटिंग्स वगैरह का टाइम रहता है, जहाँ पर क्रियांशी को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उठ के जाना पसंद करती थी, पर एलिसन और एलिसन की फ़ैन फॉलोइंग देखते हुए उसको पता नहीं क्या इंटरेस्ट हो जाता है, वो वहाँ पर वो मैच देखने के लिए रुक जाती है। दूसरी तरफ जो जोया रहती है, वो जब क्रिस्टीना से मिलती है तो उसे एक अजीब सी फीलिंग और अजीब सा एहसास होता है उसके साथ, जैसे कि वो उसकी फीलिंग और उसके दर्द को समझ रही रहती है। और वहीं पर क्रिस्टीना को पता चलता है कि जो जोया है उसका ऑलरेडी फियांसे है, और वो दोनों गेटिंग मैरिड होने वाले हैं। पर जोया कभी भी अपने फियांसे के साथ उसकी ज़्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि उसका जो फियांसे था वो उस पर डोमिनेटिंग नेचर करते हुए उसको अपना खुद का पैशन छोड़ने के लिए, पायलट रहती है वो, तो एयरलाइंस ये सब ड्रॉप करने के लिए बहुत पीछे पड़ा रहता है। तभी वहाँ पे वो एक आंटी से मिलती है जो उसे एक अच्छी एडवाइस देती है कि कभी भी अपना पैशन और अपनी इन चीज़ों को किसी के लिए मत छोड़ना, क्योंकि आपका वजूद और आपकी चीज़ें उसी से हैं। और ऐसे इंसान से लाइफ में शादी करो जो आपको आसमान दे उड़ने के लिए, ना कि आपको ज़मीन दे के गड़ा दे। ऐसे इंसान से नहीं करना। और हमें तीसरी तरफ देखने को मिलती है जो हमारी श्रेया रहती है, वो अपना शो स्टॉपर ढूंढ रही रहती है, और उसी समय उसको जूनी मिलती है और वो जूनी को पकड़ लेती है। अब उसके आगे जूनी का हाथ पकड़ते हुए जो मतलब श्रेया देख रही रहती है, और श्रेया एकदम से अपनी तीखी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी जूनी बोलती है, मैं यहाँ पर ऑडिशंस देने के लिए आई थी, शो स्टॉपर के लिए। तभी श्रेया बोलती है, तुम लगती भी हो शो स्टॉपर के लिए? जिसका एटीट्यूड ही इतना गंदा हो, जो अपनी गलतियाँ नहीं मानता हो, वैसी शो स्टॉपर मुझे नहीं चाहिए। बिकॉज अगर शो स्टॉपर बनना रहता है तो उसके लिए ह्यूमैनिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी सुनी बोलती है, आप मुझे किस तरीके से जज कैसे कर सकती हैं? कल की पार्टी की वजह से? तो वो कहती है, ऑफ कोर्स पार्टी की वजह से तुम्हारा नेचर, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी सब कुछ दिखती है। तभी सुनी एकदम से कहती है, हम आपसे बहुत तहजीब से बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे अम्मी अब्बू पे नहीं जा सकती हैं। तभी वो कहती है, मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू पे नहीं गई हूँ। श्रेया कहती है। तभी सुनी कहती है, परवरिश देने वाले अम्मी अब्बू ही होते हैं, तो आप हमारी परवरिश पे उंगली नहीं उठा सकती हैं। आप क्या जानती हैं मेरे बारे में? आपको क्या लगता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आप अपनी फैमिलीज में इतने अच्छे से हुई हैं, ये पलाश इंडस्ट्री पहले से थी और आपने इसको अपग्रेड किया है, लेकिन पैसा तो आपके पास पहले से ही था ना। हम जैसे लोगों से पूछिए जो एक छोटे से घर से आती हैं, जिसके माँ बाप सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे रहते हैं, और उस गवर्नमेंट जॉब के माँ बाप हमें बनाते हैं। हमें तो ऊपर के सपने देखने की भी इजाज़त नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर हम सपने देखते हैं तो आप जैसे लोग हमें काम में आगे बढ़ने के बजाय हमें डीमोटिवेट करते रहते हो और हमारी परवरिश पे उंगली उठाते हैं। तभी श्रेया कहती है, तुम इतना ज़्यादा स्टार्टिंग से बोलने की तुम्हें आदत है, या तुम्हें जब मैं दिखती हूँ तब तुम्हें इतना सब कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ जाता है? तभी सुनी कहती है, हमें इतना सब कुछ बोलने की आदत नहीं है, पर हम क्या करें, हम मजबूर हो जाते हैं जब हमारी परवरिश पे कोई उंगली उठाता है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे संस्कार ही दिए हैं, और किसी की भी परवरिश पे उंगली उठाने की इजाज़त नहीं दी है ना। हमने ये इजाज़त खुदा को दी है जो हमारी परवरिश पे उंगली उठाए। तो आप तो एक इंसान है, और आपको तो बिल्कुल हक नहीं बनता है कि आप हमारी परवरिश पे उंगली उठाएं। तभी श्रेया कहती हैं, होगी तुम्हारी बकवास, आउट ऑफ राइट नाउ। तुम्हें मुझे अपने इस पलाश में दिखने के लिए भी नहीं होना है। तो जूनी हंसते हुए कहती है, आपसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, नए टैलेंट और इन सब चीज़ों की तो आप लोगों को कदर ही नहीं होती है। हालांकि आप लोगों को तो वही चाहिए होता है ना, या तो कास्टिंग काउच करनी रहती है, या तो कुछ और कुछ चाहिए रहता है। हम जैसे नॉर्मल इंसान आप लोगों को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? मुझे पता ही था आप यही करेंगी। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है जूनी। जूनी का भी एटीट्यूड हाई लेवल का होता है, उसको भी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं होता है। और श्रेया यहाँ पर कोई उससे ऊंची आवाज़ में बात करे ये उसको पसंद नहीं रहता है। तो श्रेया वहाँ पे जाके चुपचाप खड़ी हो जाती है और कहती है कि
इनमें से ये 3-4 लोगों के लो और इन सबको काम का देखो। तो यहाँ पर वो ऑलरेडी सिलेक्टेड कर चुके रहते हैं, मतलब ए ग्रुप से सिलेक्ट किया रहता है, बी ग्रुप से सिलेक्ट किया जाता है, सी ग्रुप से सिलेक्ट किया जाता है। जब सबको सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो वहाँ पे रैंप वॉक पे चढ़ाने के लिए बोलती है और वहाँ पर वो बैठी रहती है। जूनी जो होती है वो वहाँ से बाहर जाती है, तब उसकी जो आउटसोर्स वाली जो दूसरी मैनेजर होती है कंपनी की, वो उसे मिलती है और कहती है क्या हो गया, तुम बाहर क्यों आ गए? तो कहती है हाँ, ये पलाश इंडस्ट्रीज़ की ओनर वो लड़की है जिसके साथ मेरा पंगा हो चुका है। तभी वहाँ से वो मैनेजर अपने सर पे हाथ ऐसे रखते हुए एकदम से बोलती है, सुनी, तुम्हें इंडस्ट्रीज में रहना है तो तुम्हें लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशन बना के रखने चाहिए। तुम कर क्या रही हो? तुम लोगों से लड़ाई झगड़े कर रही हो। अब तुम्हारी इससे लड़ाई कब हो गई? मैंने तो तुम्हें इसके पास कभी भेजा भी नहीं और ये तो दुनिया की सबसे अच्छी है। मीन्स शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, शी इज़ वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, वो है ऐसी, बट वो कभी भी कास्टिंग काउच ये सब नहीं करती है। वो एक नए टैलेंट को उनकी कैपेबिलिटीज़ में अलाउ करती है। ये यहाँ तुम्हें कास्टिंग काउच का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। ये ना तुमसे पैसे लेती, ना तुम्हें ये बोलती, अगर इसे तुम्हारा काम पसंद आता तो ये तुम्हें ऑलरेडी देती, पर तुमने इससे भी पहले लड़ाई कर ली। तो कहती है हमने कुछ नहीं किया, बस हमारी किस्मत हमारा साथ ही नहीं देती है। क्या करें, हम अक्सर ऐसा ही होता है हमारे साथ। लास्ट टाइम आपको याद है, आपने जो मुझे हाई प्रोफाइल वाली पार्टी में भेजा था कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए, वहाँ पर हमारी किसी से लड़ाई हो गई थी और वो हमें बार बार हमें टच करे जा रहा था गंदी तरीके से, और उसके टच करने की वजह से हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम काफ़ी ज़्यादा है, माना कि हम छोटे घर से आए हैं, हमारे दोनों माँ बाप टीचर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब पर है, पर परवरिश तो उन्होंने हमें अच्छी दी है ना। हम उनकी इस इंडस्ट्रीज़ को, जहाँ हालांकि वो इस चीज़ के लिए एग्री भी नहीं थे कि हम एक मॉडल बनना है, और हम जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर हमें हर वक्त नकाब ये बुर्का पहनना पड़ता है, हिजाब पहन के घूमना पड़ता है, बट हमारे माँ बाप ने हमें कभी ये सब करने के लिए बोला ही नहीं, हमें एक अच्छी इजाज़त दी। बट उसका ये मतलब तो नहीं होगा ना कि हम किसी के साथ भी सो जाएं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने ज़मीर, हम अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, और वो हमारे साथ उस रात को वही करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। हमने उसे धक्का दिया और हम एक टेबल पर आकर बैठ गए। वहाँ पर हमें ये थी, हमारे हाथ से गलती से उनका जो वोडका था वो उनके ड्रेस पे घूम गया। अब वो बोलती हैं हमारी डिज़ाइनर ड्रेस है। अरे जो लड़की अपने खाने पीने के लिए यहाँ से कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं हमें पता रहता है कि हमें तो हमारा राशन, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम तो एक वक्त की रोटी खाकर ज़िंदा रह रहे हैं, एक वक्त का खाना ही छोड़ देते हैं। वो तो खुदा का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया है कि रोज़ा रखने की हमें आदत है, तो हम रोज़ एक टाइम खाना खा के भी अपना जीवन चला रहे हैं, सांसें ले पा रहे हैं। बट वो हमें कहती हैं कि डिज़ाइनर सूट को सही करो। हम कैसे करेंगे? और हमारी कज़न है जो एक बहुत अच्छी पायलट है, जो एयरलाइंस में काम करती है, वो हमें हमेशा से पैसे हमारे हाथ में देकर चली जाती है, बट किसी का भी हम इतने सारे पैसों का लेकर नहीं रख सकते ना, हमें भी हिसाब देना है। हमने पूरी एक कॉपी में ये लिखी, ये देखो हमारी कॉपी, इस कॉपी में हम उससे कम से कम 25,000 रुपये और 25,000 रुपये हम ले चुके हैं, और जब हम यहाँ आए थे तब उन्होंने हमारे हाथ में 10,000 रुपये अलग से दिए थे, तो 35,000 रुपये हमारे उनके पास उधार है। और अभी हमें पता भी नहीं चला, लेकिन हमारे पर्स में वो 5,000 रुपये रखे गई हैं, और हमें पता है कि वो हमारे इस महीने का पूरा राशन चल जाए, इसलिए हमें वो 5,000 रुपये खाने के तक रखे गई हैं। टोटल हमारे पास 40,000 की उधारी है उनके ऊपर। हम अपने ज़मीर के साथ तो नहीं कर सकते ना कुछ। और वही चीज़ थी, वो डिज़ाइनर ड्रेस के हमसे कह रही है पैसे की भरपाई करो, और जो खाना नहीं खा पा रही है वो भरपाई क्या करेगी? हाई प्रोफाइल पार्टी में हम सिर्फ आप लोगों की वजह से पहुंच जाते हैं, पर इसका मतलब थोड़ी ना रहता है कि हमारे पास पैसे रहते हैं ये सब चीज़ों के लिए। और वो भी हाई प्रोफाइल पार्टी में यही सोचा था कि कोई हमें मिल जाएगा, हमें काम दे देगा,
बट हमें क्या पता था कि हमारा काम भी छिन जाएगा और हमने किसके साथ इतनी बदतमीजी कर दी। हालांकि हम काफ़ी गुस्सा में थे क्योंकि वो हमें बहुत गंदे तरीके से हमें हमें टच करे थे और वो चीज़ हमें हमें बहुत गंदी लगी थी, हमें घिन आ रही थी खुद से। इस वजह से हम थोड़ा गुस्से में थे। तभी वहाँ पे वो जो मैनेजर रहती है वो उसके सर पे हाथ रख के बोलती है, कोई बात नहीं ज़ुनी, चलो ये नहीं तो सही, कुछ ना कुछ तो होगा, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान तो ख़त्म होगा और तुम्हें ज़िंदगी में कुछ तो मिलेगा। पर ये तो स्ट्रगल वाली लाइफ है, यहाँ पर फेमस होना इतना आसान नहीं है। तो कहती जानते हैं जो जहाँ पर हम चल रहे हैं वहाँ से हमें इतनी आसानी से सफलता मिले कि ज़रूरी तो है नहीं, ठीक है बट क्या कर सकते हैं। तो वो कहती है चलो कोई ना, यहाँ से चलते रहते हैं। ये लोग वहाँ से जा ही रहे रहते, तभी वहाँ से एक जन बहुत भागते हुए आता है और आते हुए एकदम से कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहती हैं कि क्या कहाँ जा रहे हैं, मतलब क्या, हमें तो निकाल दिया है। तो कहते हैं कि आप दोनों को उस रूम पे बैठने के लिए मुझे मेरे बॉस ने कहा है। तो तभी वहाँ की जो मैनेजर होती है वो पूछती है कि किसने बोला है। तो कहते हैं कि यहाँ के जो प्रोडक्शंस मैनेजर हैं उन्होंने बोला है। तो वो लोग चुपचाप वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो श्रेया रहती है उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता, वो यहाँ पर एकदम देख रही रहती है हर एक चीज़ें, और वो काफ़ी गुस्से में आ चुकी रहती है क्योंकि यार राजीव मल्होत्रा इज़ अ बेस्ट डिज़ाइनर, जो मतलब उसके 5-5, 6-6 लाख की एक ड्रेस रहती है, उस ड्रेस को एक मॉडल जब उसे कैरी करके जाएगी तो उस पे 4 चांद लगने चाहिए और ग्लो होना चाहिए। तो वो जितने भी न्यू फेसेस जो उसको काफ़ी अच्छे लगे थे उनकी रैंप वॉक देखती है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो अपने पीए के ऊपर बहुत गुस्सा कर रही रहती है और यहाँ से एकदम से गुस्से में बोल देती है। तभी उसकी जो पीए रहती है वो थोड़ा सा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि श्रेया उस पर गुस्सा कर देती है। और तो पीए बोलती है कि मैम मैं अभी आई, वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। तभी वहाँ से उसे प्रोडक्शंस मैनेजर मिलता है, वो उसे बोलता है कि क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो। कहती है यार मैं कहाँ से लाऊं, सर से खड़ा कर दूं क्या, यार मॉडल ही नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता, जब उसे पता था कि वो शो स्टॉपर है राजीव मल्होत्रा की, तो पगली को क्या खाने की जरूरत थी कि फूड पॉइजन हो गया उसे। अब एंड टाइम पे इतनी बड़ी है वो राजीव मल्होत्रा यहाँ से कर रहा है, यहाँ पे श्रेया मैम मुझ पे गुस्सा कर रही है, मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूँ। तभी वो कहता है कि देखो मेरे पास एक बंदी है जो मुझे ऐसा लगता है शो स्टॉपर बनने लायक है, बट श्रेया मैम को वो पसंद नहीं है। अब अगर तुम श्रेया मैम को वो कन्विंस कर लो तो तुम्हारी भी जॉब बच जाएगी और काम भी हो जाएगा, पर बंदी का काम मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो वो कहती है कि रैंप वॉक अच्छे से कर पाएगी। तो कहती है कि देखते हैं, मैंने अभी उसको बिठा कर रखा है, तुम बोलो तो फिर दिखाते हैं। तो यहाँ से जो पीए रहती है और जो प्रोडक्शंस मैनेजर होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं जूनी के पास। जूनी जो होती है वो बोलती है कि, तो वो कहती है कि तुम रैंप वॉक करके दिखाओ, इधर आओ। तो फिर वो वहाँ से लेकर जाते हैं जहाँ पे रैंप वॉक का स्टेज होता है, मीन्स क्योंकि वो इतनी बड़ी प्रोडक्शन हाउस रहती है रैंप वॉक की, तो उन्होंने पहले से स्टेज बनाए रहते हैं ऑडिशंस के लिए। तो वो उसे बोलते हैं कि इतनी स्पीड में, इतने ग्रेसफुल मैनर से और हर एक चीज़ से आपको वॉक करते हुए दिखानी है। और फ्लिप मतलब टाइमिंग भी रहता है क्योंकि उनके पास स्टॉप वॉच रहती है, उससे वो टाइमिंग भी देते हैं कि वो एक रैंप को कितनी देर में वो करती है, उसका एटीट्यूड देखा जाता है। तो वो सब देख रही रहती है। तो यहाँ पर जूनी जो रहती है वो अपना कर रही रहती है। तो जूनी जो वॉक करती है तो वो बहुत प्यारी सी एलिगेंट तरीके से, और उसकी जो कैट वॉक होती है वो इतनी सही रहती है कि जो वहाँ पर वो रहती है वो बोलते हैं कि तुम इसकी वीडियो बनाओ और थोड़ी सी पिक भी क्लिक करती जाओ। प्रोडक्शन मैनेजर को बोलती है और वो वैसे ही करता है और पिक क्लिक करने लगता है वगैरह। फिर वो कहती है कि टर्न राउंड एंड बी अ फास्ट राइट नाउ, और ऐसे करके 10 से 15 मिनट हो जाते हैं। तभी वो एकदम से वहाँ से फ़ोन आता है उसको और श्रेया मैम का रहता है। तो वहाँ से फ़ोन उठा के बोलती है कि हाँ। तो कहती है वॉशरूम में ही सो गई हो क्या, तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। यहाँ मैं टेंशन में मरे जा रही हूँ कि यहाँ क्या करूँ, शो स्टॉपर नहीं मिल रही है और तुम हो कि क्या कर रही हो तुम वहाँ पर खड़े होके। तभी वो कहती है मैम शो स्टॉपर मिल चुकी है, मुझे एक लड़की मिली है जो फेस लुक वाइज भी बहुत अच्छी है और उसकी रैंप वॉक भी इतनी एलिगेंट है, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए मैम, मैं बस आपके पास आ रही हूँ।
तो वो कहती है ठीक है जल्दी आओ। श्रेया वहाँ पर अपना फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जो क्रियांशी रहती है उसको वनडे मैच वही चल रहा रहता है। तो अब जब मैच होता है तो जो हमारी इंडिया का ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि उसे 320 रन्स बनाने रहते हैं, 5 विकेट्स जा चुके रहते हैं 50 ओवर में। तो यहाँ पर हमारे यहाँ बैटिंग्स के लिए आती तो जो एलिसन रहती है वो वहाँ पर आती है। तो यहाँ पर एलिसन बॉलिंग के लिए आ रही रहती है। तो तब जो हमारे 50-60 70-80 रन्स हमारे ऑलरेडी इंडिया ने बना चुके रहते और तब वहाँ पर एलिसन बैटिंग के लिए आती है, एलिसन बॉलिंग के लिए आती है। जैसे वो एलिसन बॉलिंग के लिए आती है तो अपनी बॉलिंग कर रही रहती है। तो वहाँ पर जो हमारा जो अतुल रहता है उसे क्रियांशी एकदम से देख के बोलती है ये तो बैट्समैन थी ना, अब ये बॉलर कैसे हो गई। तो तभी अतुल कहता है कि मैम एक ऑलराउंडर की नाम सुनी है आपने। तो कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं वो वही है, वो ऑलराउंडर है, उसकी बॉलिंग्स भी उसको बहुत अच्छे से आती है और साथ ही साथ मैम उसे बैटिंग भी बहुत अच्छे से आती है। तो कहती ठीक है। तो वो बॉलिंग की तरफ देखते हैं तो बॉलिंग वो अच्छी स्पीड में एकदम बहुत स्पीड में अच्छी बॉलिंग कर रही रहती है। तो एक बार बॉलिंग इतनी जम के होती है कि सिक्सर चौक्सर लग जाते हैं। तो तभी वहाँ से क्रियांशी एकदम से हंसने लगती, बोलती ये बॉलिंग कर रही है कि इतनी अच्छी बॉलिंग कर रही है कि हमारे इंडियंस प्लेयर बना रहे हैं। तो तभी अतुल बोलता है पहले तो आप मुझे ये डिसाइड करिए कि आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैं या इंडिया की तरफ से हैं। तो पहले ना देख के बोलिए क्योंकि अगर सिक्सर फॉक्स बन रहे हैं तो अच्छी बात है ना, हमारी इंडिया जीतेगी। तो कहते हैं नहीं नहीं मैं हूँ इंडिया की तरफ ही, प्रियांशी बोलती है। तभी बोलती बट ये मुझे लगा था ये काफ़ी अच्छी बॉलर भी होगी लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बॉलर अच्छी है। तो कहती है मैम वो बहुत अच्छी बॉलर है, वो ऑलराउंडर है, शी नोज हाउ टू डू इट। तो थोड़ी देर तक ऐसी देखने के बाद अब जब एलिसन अपनी बॉलिंग करने आती है तो बोल्ड कर देती है, हमारे वहाँ के इंडियन प्लेयर को तुरंत पूरे तरीके से बोल्ड करती है और उसका स्टम्प ही उखड़ जाता है। तभी एलिसन की ये बॉलिंग देखकर क्रियांशी अपनी सीट से होती है और एकदम क्लैप करने लग जाती है क्योंकि उसकी बॉलिंग में बहुत एग्रेसिव पना होता है। तभी वहाँ के सारे लोग देखने लग जाते हैं, बोलते हैं मैम अपना इंडियन प्लेयर आउट हो गया है और आप मीन्स क्या कर रहे हो आप। तो अतुल बोलता है सॉरी सॉरी वो मैम ना समझ में नहीं आया कि इंडियन प्लेयर आउट हो गया है, मैम क्या कर रहे हो। तो वो कहती है नो हाउ, वो उसने बोल्ड बहुत अच्छे से किया। तो कहती है मैम बोल्ड अच्छे से किया है बट आप क्या कर रहे हो, हम इंडिया की तरफ से हैं, आपका करियर दांव पे लग जाएगा, प्रेस मीडिया को पता चला कि आप इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कहती है हाँ हाँ ओके। वो चुपचाप बैठ जाती है। एलिसन फिर दूसरी तरफ बॉलिंग करती है तो फिर से वो 2 या 3 विकेट्स तो आराम से ले लेती है। मतलब इंडिया का ऑलरेडी 7 विकेट्स ऑलरेडी जा चुके थे और फिर उनकी बैटिंग्स भी कुछ इस पूरे टूर्नामेंट्स में 320 के अराउंड 315 तक हो चुकी थी। अब 5 बॉल थी और उनके पास रन उनको 6 बनाने थे, 6 रन चाहिए थे जीतने के लिए, जिसमें वो लोग एकदम बॉलिंग करती है। बट इस तरफ जो इतनी स्ट्रिक्ट बॉलिंग हो रही थी, फील्डिंग टाइट रहती है और आराम से जीतना अलाउ नहीं करती ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। और फिर ऐसे खेलते खेलते कि बाद में जब 2 बॉल रहती है और उनको 4 रन बनाने रहते हैं तभी वो लोग जो प्लेयर्स रहते हैं एक दूसरे से भागते पर रन आउट हो जाते हैं और लास्ट में जो हमारी इंडिया रहती है वो 1 रन से हार चुकी रहती है। बट बहुत अच्छा कम्पीटेड मैच हुआ रहता है जिसमें जो एलिसन रहती है वो सारे प्लेयर्स को थैंक यू कह रही रहती है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स रहते हैं। और थोड़ी देर के बाद जो ट्रॉफ़ी रहती है, मतलब वो जो ट्रॉफ़ी नहीं उस पर जो मैच होता है, प्लेयर ऑफ द मैच होता है, उसे एलिसन को प्लेयर ऑफ द मैच मिलता है क्योंकि उसने नॉट ओनली 4 विकेट्स लिए थे, साथ ही साथ उसने 110 करके रन्स भी बनाए थे। तो ऑस्ट्रेलिया उस तरीके से जीत गई थी और ऑस्ट्रेलिया तो हर चीज़ में बेस्ट थी तो इतने आसानी से वो जीतने किसी को देती नहीं है। बट इंडिया से compete करने का उसे बहुत अच्छा मौका मिला था और इंडिया भी बहुत अच्छे से compete करी। तो जब सेरेमनी ये सब ख़त्म हो जाती है तो एलिसन जाने ही वाली रहती है तो उसकी एकदम से नज़र क्रियांशी की तरफ पड़ती है और क्रियांशी भी उसको देख रही रहती है। एलिसन अपने ड्रेसिंग रूम में चली जाती है और फिर वो अपने ड्रेसिंग रूम पे जाती है, आराम से बैठती है और वहाँ पर चेंज करती है।
चेंज करके वो जैसी वहाँ बाहर आ जाती है तो वो थोड़ा सा बाहर जो नॉर्मल होता है, मतलब वो बाहर आती है, फिर वहाँ से उनकी जो कार जो रहती है वो उनको होटल्स की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ पर जो क्रियांशी रहती है उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि टू नो अबाउट द क्रियांशी, टू नो अबाउट द एलिसन। तो क्रियांशी एकदम से अपने मैनेजर को कहती है कि ये क्रिकेट टीम कहाँ रुकी हुई है। तो कहती है यहाँ पर जो अपनी टॉप होटल्स हैं हयात, वहाँ पर रुकी हुई हैं। तो वो कहती हैं तो मुझे मिलना है इन क्रिकेटर से। तो कहते हैं क्यों मैम, आपको क्यों मिलना है? तो कहती है बस मुझे मिलना है, मुझे वो एलिसन से मिलना है। तो कहते हैं मैम क्या हो गया, अभी तक तो आपको इंटरेस्ट नहीं था और आप सडनली से। तो कहती है मैं जितना बोल रही हूँ करना है। तो कहती है ठीक है मैम, मैं अपॉइंटमेंट बुक करा दो। तो कहती है नहीं नहीं, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, मुझे बस तुम कुछ मत करो, बस मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो। तो यहाँ से जो हमारी क्रियांशी रहती है वो फटाक से वहाँ से जाती है स्पीड में, और कार वार उसके पास तो रहती है। वो अपने ड्राइवर को बोलती है यहाँ वेट करो, और वो वहाँ से उतर के हयात में रेस्टोरेंट पे, मतलब हयात होटल में जैसी जाती है। हयात होटल के वहाँ के सबके सब क्रियांशी को कौन नहीं जानता था, एक अच्छी फिल्म स्टार थी और उस टाइम की, मतलब वो एक टॉप एक्ट्रेस थी। तो जैसे वो एंटर करती तो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड टू नो। वहाँ पर जो गेस्ट रहते हैं वो फटाफट एकदम से भाग कर आ जाते हैं उनके साइन वाइन करने के लिए, और वो वहाँ पर फोटोज़ क्लिक करती है। फिर तभी वो वहाँ से मैनेजर से पूछते हैं कि वेयर इज़ द क्रिकेट टीम, जो हमारी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम रुकी है वो कहाँ है। तो कहती है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम तो यहाँ पर रुकी है एंड एट द मॉर्निंग उनकी फ़्लाइट से वो वहाँ से चली जाएंगी। तो कहते हैं कि मुझे मिलना है। तो कहते हैं कि मैम उन लोगों की तो बैंक्वेट्स में वहाँ पर पार्टी चल रही है बिकॉज दे विन, सो देयर इज़ अ सेलिब्रेशन। तो वो कहती है ओके। तो यहाँ से जो हमारी जो रहती है वो वहाँ पर जाती है क्रियांशी, बट क्रियांशी वहाँ अंदर नहीं जाती क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का रहता है। और कहीं ना कहीं अतुल ने उसे एक बात कही रहती है कि अगर आप वहाँ जाएंगी, किसी ने देख लिया तो चीज़ें बहुत बुरी हो जाएगी, आपके करियर के लिए भी वो चीज़ सही नहीं है। तो अब उसको जाना भी रहता है लेकिन नहीं, तो फिर वो वहाँ से थोड़ा सा टर्न होती है और उसे क्यूरियसिटी रहती है एलिसन को जानने के लिए, क्योंकि एलिसन उसके लिए एक न्यू पर्सन होती है और जिसको उसने मनीष बोला था कि तुम जैसे लोग पार्टी में कैसे आ सकते हो, वही बंदी उधर आई है। तो उसको बहुत अलग सा लगता है, तो वहाँ पर रहती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो जोया रहती है वो आकुब के साथ डिनर करने के बाद वहाँ से चली जाती है और आकुब को कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना है। तो आकुब बोलता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी पार्टी हो रही है, दुबई की सबसे फेमस पार्टी है और वहाँ पर सारे बिजनेसमैन हैं, तो तुम मेरी होने वाली फियांसे हो तो तुम्हें चलना चाहिए, और यहाँ की बहुत अच्छी पार्टी है और प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो जहाँ पर जोया का मन नहीं कर रहा रहता है वो वहाँ पर जाती है। फिर वहाँ पर जो क्रिस्टीना रहती है वो अपने ही मोबाइल पर देख रही रहती है, तभी वहाँ से उसको इमली का मैसेज आता है। इमली कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ यार यहाँ पर जल्दी से आ जा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और प्लीज़ मुझे तेरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, हम यहाँ प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, प्लीज़ कम राइट नाउ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो क्रिस्टीना जब वो मैसेज पढ़ती है तो एकदम से कॉल करती है इमली को। तो इमली का जो फ़ोन रहता है वहाँ पर एक बंदा उठा के बोलता है कि मैम आपकी फ्रेंड ने यहाँ पर बहुत अच्छे से गेम खेला था एंड शी इज़ नॉट एबल टू पे द अमाउंट एंड नाउ शी इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, सो यू हैव टू कम राइट नाउ। तो कहती है ओके मैं आ रही हूँ। क्रिस्टीना वहाँ से कैब लेती है और कैब लेके वो उसी बार जो रहता है, मतलब कैसीनो बोल सकते हैं, कैसीनो बार सब रहता है, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। जहाँ पर वो वहाँ पर देखती है कि उसकी जो फ्रेंड सर्कल है उन लोगों ने कुछ किया रहता है, तो फिर वो वहाँ पर उनके अमाउंट को पे करती हो जाती है। तभी इमली उसको हक करते बोलती थैंक यू फॉर पेइंग। तो क्रिस्टीना कहती है तुम्हें इस तरीके से ये सब खेलना कूदना नहीं चाहिए, फालतू के तुम पैसे इतने अर्न करती हो तो फिर ऐसे इन सब चीज़ों में क्यों उतारती हो। तो कहती है एक बात बताओ क्रिस्टीना, तुम इतना पैसा बचा कर करोगी क्या, तुम ये सब चीज़ों के शौक नहीं रहते हैं बट वगैरह। तो कहती है बात पैसों के वैल्यू तुम्हें तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक तुम किसी अपने को खो नहीं देते। तभी वहाँ से दूसरी फ्रेंड बोलती है कुछ बातें उसके सामने मत किया करो।
और क्रिस्टीना वहाँ से एकदम से चली जाती है और वो थोड़ा सा अपसेट रहती है और वो वहाँ पर एक मतलब दुबई की स्ट्रीट पे ऐसे घूमते 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 एक ऐसे घूम रही रहती है। दूसरी तरफ जो जोया रहती है वो अपने फियांसे के साथ वहाँ पार्टीज़ में चली जाती है, हाई प्रोफाइल की पार्टीज़ में, और बिजनेस प्रोफाइल रहती है, वो वहाँ पर मिल रही रहती है सबसे, और उसका कोई भी मन नहीं लग रहा रहता है और उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा रहता है। तो वो भी उस पार्टी को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। दोनों काफ़ी ज़्यादा रोड पे चल रहे रहते हैं, इस एक रोड के। तो फिर वहाँ से दोनों पैरेलल चल रहे रहते हैं, इस रोड के साइड वो चल रही रहती है, उस रोड के साइड चल रहे रहते हैं। मतलब ऐसे नहीं बोलूँगी, सेम स्ट्रीट पे चल रहे रहते हैं, बट एक साइड वो लेफ्ट पे चल रही रहती है तो एक साइड वो राइट पे चल रही रहती है, और दोनों अलग ही अपने जोन पे बस चले जा रहे रहते हैं। जोया को उस आंटी की बात थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि हमेशा से शादी उस इंसान के से करना कि जो आसमान दे तुम्हें। तो कहीं ना कहीं अब जोया के मन में ये चीज़ आ चुकी रहती है कि क्या शादी मैं आकुब के साथ करके सही कर रही हूँ, क्या क्या मेरे लिए वो सही इंसान है, और क्या वो बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ जो क्रिस्टीना रहती है उसकी आंखों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आंसू रह रहे रहते हैं, और वो एक अलग ही जोन में चल रही रहती है क्रिस्टीना। उसे उसे बहुत हर्ट हुआ रहता है और वो दोनों एक अलग ही चल रहे रहते हैं। फिर एकदम से वहाँ पर ना एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जो जोया रहती है वो भागते हुए जाती है, और वहाँ पर एक लड़की जो रहती है उसे एक कार ने ठोक दिया रहता है, और वो लड़की वहाँ पे मतलब उसके पैर में बहुत जम के चोट लग जाती है और उसका ब्लीडिंग हो रही रहती है। क्रिस्टीना भी अपने आंसुओं को एकदम से पोंछती है और फिर वो वहाँ से भागते हुए जाती है। जैसी वो जाती है तो वो लड़की के पैर में जाती है, तो क्रिस्टीना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो क्रिस्टीना उस ड्राइवर को बाहर निकालती है और उसको एक जम के थप्पड़ उसके कान पे मारती है और कहती है कि देख के नहीं चला सकते हो, कार आई थी। तभी वो कहता है कि मैम ये बच्ची आकर बीच में आ गई थी, मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो कहती है कि अरे कुछ है नहीं। तभी वहाँ से वो बोलती है कि लड़ना झगड़ना बंद करो, और वो जोया की आवाज़ होती है, पहले इस बच्ची को हॉस्पिटल लेके चलो। तो जो क्रिस्टीना होती है वो जोया की तरफ देख के बोलती तो हाय। तो वो कहते हैं कि हाय। तो वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को तरफ देख के बोलते हैं, तभी वो बच्ची की एकदम से जोर से आउट। तो कहते हैं हाँ पहले हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो क्रिस्टीना होती है वो एकदम से उस ड्राइवर को बोलती है कि तुम गाड़ी चलाओ वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, और वो आगे की तरफ क्रिस्टीना बैठ जाती है और पीछे की तरफ लड़की को बिठाती है जोया। ये लोग स्पीड में भागते हुए जाते हैं मतलब हॉस्पिटल की तरफ। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जो श्रेया रहती है उसके पास उसकी पीए आती है, और पीए आकर उसको बोलती है कि लिसन मैम प्लीज़ आप गुस्सा मत करिएगा, हालांकि आप मुझ पर गुस्सा ही करने वाली हैं। तभी श्रेया बोलती है मेरे पास अब गुस्सा करने का भी टाइम नहीं है, कौन सी लड़की बताओ। तो वो लड़की की नाम पॉक दिखाती तो कहती है ये लड़की, मैं इसको पलाश से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ। इस लड़की को इंट्रोड्यूस करना चाहती है तुम? पलाश एक ब्रांड है, ब्रांड। वो ब्रांड जो होती है वो ऐसी लड़कियों को लॉन्च करना चाहती है जिसकी ह्यूमैनिटी भी हो, जो लड़की नेचर वाइज हो, जिसका एटीट्यूड। आज तक मैंने जितनी भी लड़कियों को लॉन्च किया है वो सिर्फ पैसों के लिए या फेमस होने के लिए लॉन्च नहीं किया, वो डिजर्व करती हैं, दैट्स वाई मैंने उन्हें लॉन्च किया है। और तुम क्या चाहती हो मैं ऐसी ऐरी गैरी लड़की को कर दूं, दुनिया की सबसे बदतमीज लड़की को, जो आए गेर आकर मेरे डिज़ाइनर्स के साथ लड़ाई करते रहे, मेरे बाकी इवेंट्स मैनेजर्स के साथ लड़ाई करते रहे, मेरी पूरी रेपुटेशन को पानी में बहा दे। पलाश ये सब चीज़ें हैंडल नहीं करेगा। पलाश एक ब्रांड है और उसको ब्रांड को बनाने के लिए श्रेया राय सिंघानिया ने बहुत मेहनत करी है। तभी वो कहती है कि मैम जैसी चीज़ दिखती है वैसी होती तो नहीं है ना। तो वो कहती हैं व्हाट डू यू मीन दैट। तो कहती हैं कि मैम यू कांट जज अ पर्सन बाय इट्स कवर। तो कहती हैं व्हाट डू यू मीन, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मैं करूं। तो कहती है मैम सॉरी छोटी हूं बट ऐसी नहीं हूं। हालांकि आपने उस लड़की का एटीट्यूड देखा, उस लड़की का उस समय गुस्सा देखा, जो भी शायद पार्टी में आपके साथ उसने बदतमीजी करी होगी वो सब देखा, बट उसके पीछे का रीज़न तो आपने भी उससे नहीं पूछा ना। अक्सर ऐसा होता है कि हम इंसान का एग्रेसिव पना या गुस्सा पना को ध्यान दे देते हैं, लेकिन एग्रेसिव और गुस्सा पना कहाँ से आया रहता है, क्या प्रॉब्लम से सामने वाला उलझा रहता है, वो चीज़ हम कभी जानना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि मैं आपको कुछ नहीं कह सकती मैम, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ दिस पलाश इंडस्ट्री एंड आई एम जस्ट अ एम्प्लॉय। मैं बस आपको ये रील दिखा सकती हूँ कि कुछ क्लिप है, आप उसको देख लीजिए। वो क्लिप वही रहती है
जहाँ पर जो जोया रहती है वो अपने घर की सारी कंडीशंस उस मैनेजर को बता रही रहती है कि कैसे उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाया और उस रात को लड़के ने उसके साथ बदतमीजी करी थी, उस चीज़ के लिए वो गुस्सा थी। तो वहाँ पर जो कैमरा लगा रहता है उसके साथ माइक्रोफोन्स भी लगे रहते हैं और वो सारी चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी रहती है और वो देखती हैं। तभी जो श्रेया रहती है वो ये सब चीज़ों को सुनती है, उसे समझ में आता है कि यार बंदी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं उसके साथ ये सब चीज़ें हो चुकी रहती है। तो वो चुपचाप सुनती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये लोग अलाउ करेंगे कि नहीं, क्या क्रियांशी एलिसन से मिल पाएगी, क्या क्रिस्टीना और जोया एक दूसरे को समझ पाएंगे, या जूनी और श्रेया एक दूसरे के साथ काम कर पाएंगे, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। अभी मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हाँ, यहाँ पर मैंने आपको एलिसन और क्रिस्टीना दोनों को ऑस्ट्रेलियन गर्ल बताया है और दोनों का जो एसेंस होगा वो अलग होगा, लेकिन मैं वो एसेंस चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अनकंडीशनल लव में जब स्टार्ट किया था तो फॉरेनर वे में हिंदी बोली थी या थोड़ा सा फॉरेनर वे में इंग्लिश और ये सब बोला था, जिसकी वजह से थोड़ा लोगों को पसंद नहीं आया था मेरा वो एसेंस। तो इस वजह से मैं यहाँ पे नॉर्मल वे में बोल रही हूँ, लेकिन आप ही समझ के देखिए, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि एलिसन नाम है तो जाहिर सी बात है कि उसका वो फॉरेनर है और जो हमारी है, तो मैं ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं डाल रही हूँ उसके अंदर और ना मैं वो हिंदी बोलने का एसेंस डाल रही हूँ, ताकि जो सिंपल है और आपको इजी वे में समझ में आए वही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दर्शक हो, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए वो मेरे लिए मैटर करता है। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि मैं वो सब चीज़ें डाल के उसको स्पॉइल करूं। तो आप प्लीज़ समझिए लीजिएगा। हाँ, वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा लगता है जब सामने वाला सुनना चाहता है, बट शायद वो एसेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। बाकी सब आप देखते रहिए और आगे देखिए फ्रेम में होता है क्या। बाय बाय।